वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल हम पढ़ने वाले हैं। फॉर मोर देन अ वेवर इसका टाइटल है। जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे। ये आपका आज का वोकैब क्विज। अगला आधा घंटा जो आप पढ़ोगे, ग्रामर, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस क्विज। मैं चाहता हूँ इसको आप एक ट्राई दो वीडियो से पहले, सेशन से पहले, और फिर एक ट्राई देना सेशन के बाद में। 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने कॉम्प्रीहेंशन का रखा है, तो आर्टिकल ध्यान से पढ़ोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए शुरू करें। स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आइए कुछ नया सीखते हैं। फॉर मोर देन अ वेवर कह रहा है। फॉर मतलब के लिए, मोर देन मतलब से ज़्यादा, और एक वेवर, वेवर का मतलब होता है छूट, राहत। किसी काम से आपको छूट मिल जाती है ना, वो वेवर कहलाता है। कह रहा है एक वेवर से ज़्यादा के लिए। वेवर तो ठीक है मिल जाएगा, पर उससे भी ज़्यादा के लिए। बात किसकी कर रहा है? ऑन इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। बात कर रहा है भारत और अमेरिका की वैश्विक रणनीतिक पार्टनरशिप की। वेवर तो ठीक है मिल जाएगा S-400 के ऊपर हमें, लेकिन ये वेवर से काम चलेगा नहीं। अगर पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चलानी है तो उससे भी ज़्यादा हमें कुछ चाहिए होगा। अब आप समझ नहीं पा रहे होगे कहानी क्या है, ये टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगी। उससे पहले वेवर नाम के वर्ड को देख लेना। वेवर का मतलब होता है राहत, एग्जम्पशन, रिलीफ। पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, आपकी गाड़ी पकड़ी, चालान बनाने लगा 2000 रुपये का। आपने हाथ जोड़ के बोला स्टूडेंट हूँ माफ़ करो, तो उसने 200 रुपये का चालान बना दिया। 1800 रुपये का आपको वेवर दिया उसने, रिलीफ दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। ऐसा ही वेवर हम अमेरिका से जा रहे हैं किसी मामले के अंदर। अब टाइटल पैराग्राफ से देखते हैं क्या मामला है। कह रहा है थ्रेट ऑफ सैंक्शंस अंडरमाइंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कह रहे जो थ्रेट है ना, जो धमकी है, और किन की? सैंक्शंस की, प्रतिबंधों की। कह रहा है जो धमकी अमेरिका देता है ना इंडिया को, थ्रेट ऑफ सैंक्शन देता है, ये धमकी अंडरमाइन करती है, ये धमकी कमज़ोर बनाती है। अंडरमाइन करना मतलब कमज़ोर बनाना। और किसको? उस फाउंडेशन को, उस आधार को, उस बेस को जो है भारत और अमेरिका के वैश्विक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। हमने अमेरिका से पार्टनरशिप तो कर ली, उसको दोस्त तो बना लिया, लेकिन जब जब अमेरिका हमें एक धमकी देता है ना कि आप पे प्रतिबंध लगाएंगे रशिया से कुछ खरीदने के कारण, है ना, वैसे ही ये धमकी हमारी इस पार्टनरशिप की फाउंडेशन को हिला देती है, अंडरमाइन कर देती है। समझ गए? थ्रेट की वर्ब है अंडरमाइंस। थ्रेट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब रखता है। अंडरमाइन करना मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। इस पे मैं बाद में आऊँगा। फाउंडेशन मतलब आधार, बेस, ग्राउंड। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है बेड रॉक। बेड रॉक, आपके बेड की रॉक, जिस रॉक पे, जिस पत्थर पे आपका बेड टिका हुआ है, वही आपका फाउंडेशन या आधार है। अब अंडरमाइन पे आ जाओ। देखो ये अंडरमाइन तो मैंने आपको बता दिया, याद रखने का तरीका है अंडर प्लस में माइन। आपके पाँवों के नीचे माइन यानी कि सुरंग खोद दी जाए तो आपको कमज़ोर बनाया जा रहा है, आपको नीचे गिराने का काम किया जा रहा है। अंडर माइन, समझ गए ना? माइन मतलब सुरंग। अब ये तो ठीक है, ये 3 वर्ड्स हो रहे हैं अपने पास। एक है अंडरलाइन, एक है अंडरस्कोर, एक है अंडरगर्ड। मैं चाहता हूँ अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, ये वर्ड्स बहुत बार कर चुके हैं। इन तीनों का क्या मीनिंग होता है? चलो कोशिश करनी है सभी को, है ना। याद खुद नहीं करोगे तो आएगा ही नहीं कभी। अंडरलाइन और अंडरस्कोर एक दूसरे के सिनोनिम है। इन दोनों का मतलब होता है हाईलाइट्स, किसी मुद्दे पे प्रकाश डालना, टू थ्रो लाइट अपॉन समथिंग। ठीक है, अंडरलाइन और अंडरस्कोर। मान लो 15 अगस्त का भाषण है, मोदी जी खड़े हैं लाल किले पे, और खड़े होकर उन्होंने बता दिया कि पूरे साल में मैंने इतने रोजगार दिए हैं। तो एक्चुअल में वो अपनी जो काम करके आए हैं ना, उसको अंडरलाइन या अंडरस्कोर कर रहे हैं, सबके सामने हाईलाइट करके बता रहे हैं, देखो देखो मैंने ऐसा किया। समझ गए ना? अंडरलाइन, अंडरस्कोर बिल्कुल अलग है अंडरमाइन से। एक वर्ड है अंडरगर्ड। अंडरगर्ड का मतलब होता है सपोर्ट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट देना कि वो नीचे गिरे ना। ये गर्ड वर्ड यही बताता है ना। गर्ड वर्ड का मतलब यही है कि नीचे किसी चीज़ के हाथ रख लेना और उसको गिरने ना देना। तो अंडरगर्ड मतलब नीचे से सपोर्ट करना। 4 वर्ड्स हो गए, ध्यान रखना आज के क्विज में यूज़ होंगे। फटाफट आ जाओ। अब पूरे आर्टिकल की मैं आपको दिखा देता हूँ वोकैब, ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाओ। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स
करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्विज के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज करें 50 रुपए के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपए में। अगर करंट अफेयर्स आपकी कमजोरी है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स करंट अफेयर्स पे काम करने के लिए। चलिए आज के अपने वर्ड्स देख लेते हैं। एक पुराना है अमाउंट टू, 3 नए हैं विम्सिकल, शोडाउन और केविन। अमाउंट टू तो जानते ही हो आप, बड़ा आसान सा फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का किसी के बराबर होना, अमाउंट टू करना। द होटल बिल अमाउंट्स टू $100। होटल का जो बिल है वो बराबर है $100 के, अमाउंट टू होता है $100। हर रिमार्क्स अमाउंट टू एन एक्विजिशन, उसके जो रिमार्क्स हैं वो बराबर हैं एक आरोप के, एक एक्विजिशन के, एक ब्लेम के। कौन सी चीज़ किसके बराबर होती है अंत में, वो अमाउंट टू होती है। इसको इक्वेट टू भी बोलते हैं। पुराना वर्ड है, बहुत बार कर चुके हो, आ जाएगा आर्टिकल में। फिर एक वर्ड है विम्सिकल। ये वर्ड बना है विम नाम के नाउन से, विम्स नाम के नाउन से। विम का मतलब क्या होता है, मूड। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना मूडी टाइप के, अच्छा मूड हुआ तो कुछ भी बोल गए, खराब मूड हुआ तो गाली बक गए, है ना, विम्स, उनके विम्स होते हैं ये। तो विम्सिकल वो चीज़ होती है जिसमें बड़े सारे विम्स हों, जो बहुत मूडी हो, जो फुल ऑफ विम्स हो, है ना। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउडेज। आजकल की जो यूथ है वो मूडी फैशन की फ़ैन है, विम्सिकल फैशन की। अजीब सा फैशन पसंद है आजकल की यूथ को। जनरली यूथ को ऐसा ही फैशन पसंद होता है जो अजीब हो। तो विम्सिकल का मतलब ही होता है मूडी या अजीब। अब अजीब के लिए बहुत सारे वर्ड्स अपने पास, एक्सेंट्रिक, वियर्ड, आर्बिट्ररी और बिजार। चारों वर्ड बताते हैं किसी चीज़ के अजीब पने को। चलिए एक वर्ड और है शो डाउन। शो डाउन का मतलब होता है तमाशा। शो प्लस में डाउन, सारी दुनिया को आप एक शो दिखा दो, तमाशा दिखा दो, है ना। कन्फ्रंटेशन इसको बोलते हैं, समझ गए ना। इस तरह का तमाशा जिसमें 2 पार्टियां आपस में लड़ रही हो और पूरी दुनिया उनका मजा लूट रही हो, शो डाउन। तो इसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशन, आपसी झगड़ा। शालिनी हैड अ शो डाउन विद हर बॉस ओवर अ पे हाइक। पे हाइक को लेकर के, अपने वेतन में इजाफे को लेकर के शालिनी का एक शो डाउन हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, सामना हो गया, तमाशे भरा सामना हो गया अपने बॉस के साथ। तो शालिनी और उधर उसका बॉस और पूरा ऑफिस तमाशा देख रहा था, शो डाउन। चलिए ये वर्ड भी आज आप आर्टिकल में देखोगे, इसको फेस ऑफ भी बोलते हैं। एक वर्ड अपने पास लास्ट, केव इन। केव इन का मतलब होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना। ये वर्ब भी है, ये नाउन भी है। द इकोनॉमी फाइनली केव इन टू प्रोलॉन्ग रिसेशन। फाइनली जो इकोनॉमी है उसने केव इन कर दिया, फाइनली उसने हथियार डाल दिए लंबे चलते हुए रिसेशन के सामने, है ना। इकोनॉमी जो है गिर गई। केव इन के सिनोनिम है गिव अप, गिव इन, यील्ड, है ना, गिव आउट, सारे के सारे केव इन को बताते हैं। तो ये 4 ही वर्ड्स हैं अपने, बहुत सिंपल आर्टिकल आज का, है ना। आ जाओ समरी टाइम। किस बारे में लिखा हुआ आपको एक आइडिया दे देता हूँ। देखो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-400, दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इतना बेहतरीन है कि अमेरिका के पास भी इसका तोड़ नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये बनाया किसने, ये बनाया हमारे ओल्ड फ्रेंड रशिया ने। अपन ने चाइना को देखते हुए इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए एक ऑर्डर डाल रखा था रशिया के लिए कि हमें भी 2-4 दे दो, है ना। अब इस ऑर्डर पे अमेरिका का कानून है। कानून क्या है कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से कोई भी देश अगर कुछ भी खरीदेगा तो हम उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। अब इंडिया आ गया इस कानून की पकड़ में, काटसा कानून का नाम है। अब इस पकड़ में आने के बाद इंडिया के ऊपर सैंक्शंस का डर मंडरा रहा है कि S-400 खरीदने की वजह से कहीं इंडिया पे प्रतिबंध ना लग जाए अमेरिका के, कि आप रशिया से कैसे खरीद रहे हो, रशिया तो हमारा दुश्मन है ना। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि हो सकता है इंडिया पे ये प्रतिबंध ना लगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत बढ़िया पार्टनर हो गया है अमेरिका का, और देख के भी यही लग रहा है कि बाइडन कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन ये जो प्रतिबंध की बात है ना, यही अपने आप में इस पार्टनरशिप को हिलाने वाली है। अगर पार्टनरशिप को मजबूत बनाना है तो मोदी जी को ये मैसेज देना होगा यूएस को, तो हमसे सैंक्शंस की बात मत किया करो, है ना, ये पार्टनरशिप में शोभा नहीं देता है। चलिए यही आज इसकी समरी है। टोन है इसकी ओवरऑल राइचस,
सही और गलत के बीच की बात करेगा। अमेरिका इतना बड़ा दादा नहीं है कि दुनिया पे सैंक्शंस लगाता घूमे अपनी विम्स पे, जब उसका मन हो किसी पे भी प्रतिबंध लगा दे। राइट स्टोन। एक डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं। देखो क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया अमेरिका के सैंक्शंस के नीचे आ जाता है तो कैसे इंडिया को इस बात के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए। चाइना से, रशिया से नज़दीकियाँ बढ़ा के, या फिर अपनी विदेश नीति को इतना मजबूत करे कि आगे से अमेरिका जो है सैंक्शन लगाने से पहले कई बार सोचे। मतलब किस तरीके से ओवरऑल इंडिया को इस मामले को ट्रीट करना चाहिए। डालना कमेंट्स में, लिखने की कोशिश किया करो। चलिए शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। और हाँ, उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना, योर इंग्लिश ट्यूटर को, प्ले स्टोर से। सारा कंटेंट आपको जो मैं यूट्यूब पे देता हूँ उसी लेवल का कंटेंट पेड कोर्सेज में अफोर्डेबल प्राइसेस में ऐप पे भी अवेलेबल है। जैसे राइटिंग स्किल्स का कोर्स है, बेसिक से एडवांस कैसे लिखा जाए, है ना। इस कोर्स पे भी कोड चल रहा है YT200, 699 वाला 499 में आपको मिल जाता है। कोर्सेज के दाम बढ़ने वाले हैं क्योंकि GST इंक्लूड होने वाला है। अगले महीने से प्रोबेबली GST आपको लगने लगेगा। बैंकिंग का कॉम्बो पड़ा है 124 में, प्री और मेंस 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। खूब सारा कंटेंट आप देख सकते हो। कह रहे द अनाउंसमेंट बाय रशिया दैट सप्लाईज ऑफ द S-400 Triumph system to India have already begun has set the stage for Russian President Vladimir Putin's visit in early December। कह रहे जो ऐलान है किसका भाई, अनाउंसमेंट है रशिया की, ऐलान है रशिया का, बाय रशिया। और कौन सा ऐलान वो दिए कि जो सप्लाईज हैं S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की। ये S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो आने वाली इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करता है। कह रहे इसकी जो सप्लाई है ना इंडिया के लिए, ये सप्लाइयाँ ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। कह रहे ये जो अनाउंसमेंट है ना इस टाइप की, कह रहे ये जो अनाउंसमेंट है इसने सेट कर दिया है स्टेज को, इसने तैयार कर दिया एक मंच को, एक प्लेटफॉर्म को। और किसके लिए, प्रेसिडेंट रशियन जो है व्लादिमीर पुतिन की विजिट के लिए दिसंबर की शुरुआत में। समझ गए। जैसे ही अनाउंसमेंट आई उसके बाद पता लग गया अब मीटिंग होगी और ज़रूर होगी, और मीटिंग में इसी चीज़ का मुद्दा जो है डिस्कस किया जाएगा। मीटिंग का मामला सेट हो गया है इस अनाउंसमेंट के बाद। अनाउंसमेंट की वर्ब है हैव सेट, हैज सेट। सप्लाईज की वर्ब है हैव ऑलरेडी बिगन, है ना। सब्जेक्ट वर्ब जरूर पकड़ना है, अगर नहीं पकड़ोगे तो सेंटेंस में बड़े परेशान से रहोगे। सेट द स्टेज फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए तैयारी करना, किसी चीज़ का प्लेटफॉर्म तैयार करना, किसी चीज़ को रेडी करना, है ना, घटना को। आगे बढ़े। इट हैज़ ऑल्सो थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट टू द US। कह रहे ये जो मामला है ना अनाउंसमेंट वाला, ऐसा होगा, S-400 आएगा, फिर पुतिन भी आएगा साथ में। कह रहे इस पूरे मामले ने थ्रो डाउन द गॉन्टलेट कर दिया है US के लिए। अब कौन सा US है, दैट थ्रेटन सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया, वो अमेरिका जिसने थ्रेटन किया था सैंक्शंस को इंडिया के खिलाफ। इस सेंटेंस में गलती भी है, पहले अपने इसको समझेंगे स्ट्रक्चर को, फिर गलती मैं आपको बताता हूँ। अगर आप उतने में ढूंढ पाओ तो बताना मुझे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है इट की वर्ब हैज़ थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। ये एक इडियम होती है। गॉन्टलेट का मतलब होता है ग्लव। अगर आपको किसी को चैलेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप अपना बॉक्सिंग ग्लव जो है, गॉन्टलेट जो है, उसको रिंग में फेंक देंगे, थ्रो डाउन कर देंगे, और थ्रो डाउन करके बोलेंगे कि आजा मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। समझ रहे हो ना। इमेजिन करो आप सिचुएशन को, किसी को चैलेंज करना है, अपना दस्ताना उतारा और उसको ज़मीन पे दे मारा कि आजा अभी देखता हूँ मैं तुझे। तो थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या ग्लव का मतलब ही होता है, ग्लव भी और गॉन्टलेट एक ही बात है, ठीक है। टू चैलेंज, टू इश्यू अ चैलेंज या टू चैलेंज समवन। तो इस पूरे मामले ने अमेरिका को चैलेंज कर दिया है कि कैसे इंडिया जो अमेरिका का दोस्त है, रशिया से खरीद रहा है ना, तो अमेरिका चैलेंज फील कर रहा है इस मामले को लेके। अब थ्रो डाउन द गॉन्टलेट या ग्लव का ही सिनोनिम होता है थ्रो इन द हैट। एक आदमी है रिंग में खड़ा है, कह रहा है कि मुझसे कौन लड़ेगा। आपने अपनी टोपी उतारी और रिंग में फेंक दी। टोपी उतार के फेंकने का मतलब ये है रिंग के बॉक्सिंग के मैदान में कि मैं लड़ूंगा तुमसे, ये मेरी टोपी आ चुकी है, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ। समझ गए ना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट एंड थ्रो इन द हैट दोनों का मतलब है किसी को चैलेंज इशू करना। अब देख लो तीसरी इडियम है थ्रो इन द टॉल। टॉल का मतलब होता है तौलिया। जब आपका खिलाड़ी हारने लगे, आप उसके बाहर खड़े हो, है ना, रिंग के बाहर खड़े हो, आपका खिलाड़ी हार रहा है, तो आप क्या करते हो, कहीं मेरा खिलाड़ी मर ना जाए, इस चीज़ को सोच करके तौलिया जो है ना उसको आप रिंग में फेंक देते हो। तौलिया फेंकने का मतलब यही है कि हम सरेंडर करते हैं, मेरे खिलाड़ी को मार मत देना, वी सरेंडर। तो टू सरेंडर, टू थ्रो इन द टॉल, है ना, तौलिया फेंक दिया, सरेंडर कर दिया, भाई छोड़ दो, मार मत देना। तो ये चैलेंज के दोनों सिनोनिम है, गॉन्टलेट और हैट, और टॉल किसका है, सरेंडर करने का।
ईडियम्स के बीच में फ़र्क करना सीखो, थ्रो देख करके सारे चैलेंज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गलती ये हुई है इसमें, अमेरिका के लिए दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया है। कभी भी दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन प्रॉपर नाउन्स के लिए यूज़ ना करें। द यूएस के लिए यूज़ होना चाहिए यहाँ पे विच, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन की क्लास में आपको सिखा चुका हूँ। आगे बढ़े। कह रहा है द डील फॉर द एयर डिफेंस सिस्टम वो साइंड इन 2018 ड्यूरिंग मिस्टर पुतिन्स विजिट देन। कह रहा है ये जो डील थी ना इस एयर डिफेंस सिस्टम की, ये साइन की गई थी इस वक्त पे 2018 में, और किसके दौरान? मिस्टर पुतिन की उस वक्त की देन विजिट के दौरान। तो 18 में जब ये आया था तब डील साइन करके गए, अब ये 21 में आएंगे तो जो डील में साइन हुआ था साथ में लेते भी आएंगे। समझ गए? डील की वर्ब है वॉज साइंड। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, यहाँ पे वॉज साइंड को हैज़ बीन साइंड क्यों नहीं लिख सकते? प्रेजेंट परफेक्ट और पास इंडेफिनिट दोनों टेंसेज में क्या फ़र्क होता है? मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ, आई हैव रीच्ड दिल्ली या आई रीच्ड दिल्ली, दोनों में से कैसे बताया जाएगा इस मामले को? थोड़ा सोचो, फिर मैं आपको पूरा फॉर्मूला देता हूँ। चलो, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो उसको आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों से ही बता सकते हो। शर्त क्या है? अगर उस काम में आप थोड़ा सा भी फर्क ला सकते हो, चेंज ला सकते हो, चेंज लाने का वक्त अभी भी बाकी है, तो आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट से। और अगर वो काम अब सेट है जिसमें फ़र्क नहीं लाया जा सकता है, अब उसको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट से। बस इसी लाइन पे गौर कर लो और किसी फॉर्मूला के ऊपर मत पढ़ो, है ना। सीधी सी बात, अगर काम में बदलाव लाया जा सकता है आज भी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और काम जो हो गया जिसमें बदलाव नहीं लाया जा सकता पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब बदलाव लाया नहीं जा सकता तो प्रेजेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है उस काम का, है ना। ध्यान से देखना। द यूएसए मेड या हैज़ मेड 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन जापान इन 1945। अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स किए जापान पे 1945 में। आप बोलोगे सर यहाँ पे काम में फ़र्क लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है? 2 कर दिए, अब अमेरिका एक और कर देगा, 3 हो जाएंगी, है ना। फ़र्क तो लाया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये बात हो चुकी है 1945 की। 1945 में 2 की थी, अब 1945 में 3 नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या है? पास्ट का जब टाइम दिया हो तब काम में चेंज नहीं लाया जा सकता है, इसीलिए पास्ट के टाइम के साथ आप यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो यहाँ पे हैज़ मेड नहीं आ सकता, आप यूज़ करेंगे मेड को। समझ गए ना। बस यही यहाँ पे हुआ है, डील को साइन किया गया था, ये पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट है इन 2018। यहाँ पे हैज़ बीन साइंड आ ही नहीं सकता क्योंकि 2018 बीत चुका है। अब कुछ सेंटेंसेज और देखते हैं, अपना दिमाग में और बैठे हैं कॉन्सेप्ट। द यूएसए मेड या हैज़ मेड 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन जापान इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। आप बोलोगे सर अब तो 1945 नहीं लिखा हुआ, पास्ट का टाइम नहीं है, अब मैं हैज़ मेड लगा जाता हूँ, है ना। लेकिन ध्यान रखना, टाइम तो दिया हुआ आपको अभी भी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। भाई द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म हो चुका है ना, अब यूएस से अमेरिका पे, यूएस जापान पे कैसे और स्ट्राइक करेगा? कर देगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड की स्ट्राइक नहीं कहलाएगी वो। तो कहने का मतलब है ये भी पास्ट का टाइम का रेफरेंस है, इस वजह से यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट आएगा। इसको देख लो, द यूएस मेड या हैज़ मेड 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन सीरिया। इसमें आप दोनों ही यूज कर सकते हो, कोई पास्ट का टाइम नहीं दिया हुआ। सीरिया पे 2 स्ट्राइक्स किए हैं, अभी भी कर सकता है, 3 हो जाएंगी जैसे ही करेगा। तो कहने का मतलब है दोनों ही यहाँ आ सकते हैं, प्रेफर किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ मेड, है ना। दूसरा भी गलत नहीं है। और यहाँ देखो, द यूएसएसआर मेड या हैज़ मेड 2 न्यूक्लियर स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन। यहाँ पे आप बोलोगे सर टाइम नहीं दिया हुआ तो हैज़ मेड लगा देता हूँ। ध्यान रखना, यूएसएसआर टूट चुका है, अब यूएसएसआर नहीं है। इस एक्शन को अब चेंज नहीं किया जा सकता। 2 स्ट्राइक उसने की थी तो 2 ही रहेंगी। यूएसएसआर नाम की चीज़ ही नहीं है आज की डेट में। अगर यूएसएसआर पास्ट की बात करता है तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। तो चाहे टाइम पास्ट का हो चाहे एक्शन का डूअर पास्ट का हो, दोनों ही अगर पास्ट के हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत ही कूल कॉन्सेप्ट है ये। बढ़े आगे। चलो, इस पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, और दिक्कत बच्चों की ये है कि उनको समझ ही नहीं आता कैसे इसको हैंडल करना है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना। कह रहा है मिस्टर पुतिन्स विजिट, ये तो हो गया ना। कह रहा है इन 2017 द यूएस हैड पास्ड इट्स काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि आरसा एक्ट, दैट प्रोवाइडेड फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रैवल सैंक्शंस अगेंस्ट कंट्रीज एंड ऑफिशियल्स दैट ट्रांसैक्टेड सिग्निफिकेंट मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। अब ये पूरी भूमिका बता रहा है सैंक्शन आए कहाँ से अमेरिका के। कह रहे 2017 के अंदर क्या हुआ, अमेरिका पास कर चुका था इस एक्ट को।
अब ये एक प्रॉपर नाउन है, CAATSA, तो C का C बड़ा, A का A बड़ा, आगे जो है पूरा नाउन जो उसने प्रॉपर नाउन बना के लगाया है। तो अमेरिका पास कर चुका था अपने इस एक्ट को। वो वाला एक्ट, ये वो वाला एक्ट जो प्रोवाइड फॉर करता है, जो कि इंतजाम करता था और किसका, इकोनॉमिक और ट्रैवल सैंक्शन का, आर्थिक और ट्रैवल करने वाले प्रतिबंधों का। और किसके खिलाफ, देशों के खिलाफ और ऑफिशियल्स के खिलाफ। और कौन से देश और ऑफिशियल्स, जो कि ट्रांजिट करते थे बड़े बड़े मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को इन तीनों देशों के साथ जो अमेरिका के दुश्मन है। पहला देश है रशिया, दूसरा है नॉर्थ कोरिया और तीसरा है ईरान। तो अगर आप इनसे कोई बातचीत कर लो ना, तीनों से कुछ खरीद फरोख्त कर लो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ मिसाइल, कुछ बम, कोई बंदूक, है ना, तो ऐसा अगर आप करते हो तो अमेरिका को गुस्सा आएगा और इस एक्ट के अंदर आपके ऊपर भी प्रतिबंध अमेरिका लगा सकता है, काटसा एक्ट के अंदर। समझ गए। यूएस की वर्ब है हैड पास्ट, दैट की वर्ब है प्रोवाइड फॉर, प्रोवाइडेड फॉर इसका मतलब होता है मेक अरेंजमेंट फॉर करना, किसी चीज़ के लिए इंतजामत करना। इसका बिल्कुल उल्टा है प्रोवाइड अगेंस्ट, किसी चीज़ के ना होने के लिए इंतजामत करना। प्रोवाइड फॉर मतलब किसी चीज़ के होने के लिए इंतजाम करना, प्रोवाइड अगेंस्ट मतलब कोई चीज़ ना हो इस मामले के लिए इंतजाम करना। वी हैव टू लीव अर्ली फॉर द स्टेशन टू प्रोवाइड अगेंस्ट द रश आवर ट्रैफिक, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा स्टेशन के लिए, प्रोवाइड अगेंस्ट करने के लिए शाम वाले ट्रैफिक का, रश आवर ट्रैफिक का। रश आवर ट्रैफिक कौन सा ट्रैफिक होता है, जब सब लोग रश करते हैं ऑफिस से घर की तरफ, शाम को 5 से 7 बजे के बीच का ट्रैफिक। तो प्रोवाइड अगेंस्ट करने के लिए, है ना, इसके चीज़ के लिए पहले से इंतजाम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन ये काटसा एक्ट एक प्रॉपर नाउन है। टेक्निकली इसके लिए विच को यूज़ करें, दैट को यूज़ ना करें। दैट तब लगाया जाता है जब कोई चीज़ कॉमन होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। काटसा एक्ट तो हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं ना, प्रॉपर नाउन है, तो इसके लिए विच को यूज किया जाए। कह रहा है द मोदी गवर्नमेंट हैज जस्टिफाइबली पेड लिटिल हीड टू यूएस वार्निंग्स दैट द सैंक्शंस स्लैब्ड ऑन चाइना एंड नेटो पार्टनर टर्की फॉर बाइंग द S-400 कुड ऑल्सो बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। अब कह रहा है इस सैंक्शन से मोदी जी पे क्या असर पड़ा, इस सैंक्शन से। कह रहा है मोदी जी की जो सरकार है उसने जस्टिफाइली पेड किया है। देखिए पे करने का मतलब होता है देना, जस्टिफाइबली का मतलब होता है विद जस्टिफिकेशन विद लॉजिक, पूरे जस्टिफिकेशन और लॉजिक के साथ में इन्होंने दिया है, ना के बराबर हीड को, ध्यान को। और किस पे, अमेरिका की वार्निंग्स की तरफ। और क्या वार्निंग्स, वो ये कि जो सैंक्शंस है ना, जो कि अब देखो ये हाइफन से हाइफन के बीच में ये सैंक्शंस के बारे में बता रहा है। कह रहे हैं जो सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो बलपूर्वक जबरदस्ती फोर्सिबली स्लैप किए गए हैं, इम्पोज किए गए हैं चाइना पे और इसके अमेरिका के नेटो पार्टनर टर्की पे, इसी S-400 को खरीदने के लिए। कह रहे हैं ये जो सैंक्शंस हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं अगेंस्ट इंडिया भी। तो मोदी गवर्नमेंट ने ना के बराबर इस वार्निंग पे ध्यान दिया, अपना जो है परचेज अपने हिसाब से जो है रशिया से कर लिया। समझ गए। गवर्नमेंट की वर्ब है पेड, हैज पेड। सैंक्शंस की वर्ब है कुड ऑल्सो बी यूज्ड, है ना। स्लैब का मतलब होता है इम्पोज करना, लेवी करना, इम्प्लीमेंट करना किसी सैंक्शन को, किसी फाइन को, किसी पनिशमेंट को फोर्सिबली बलपूर्वक किसी पे लगाना, स्लैब इम्पोज या लेवी कहलाता है ना, खराब चीज़ों को। अच्छा और इसमें कुछ देखने वाला है। अच्छा मुझे बताओ हीड के बाद में टू आता है या नहीं आता, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, सही है गलत है। चलो हीड के बाद में टू नहीं आता अगर वो हीड एक वर्ब हो। बहुत बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ टू क्यों लगा है, क्योंकि हीड एक नाउन है, पे वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और वर्ब फॉर्म में एक जैसे ही होते हैं। ऑर्डर है, डिमांड है, हीड है, इम्पैक्ट है। नाउन फॉर्म में अपने बाद वो प्रेपोजिशन लेते हैं, जैसे हीड ने लिया हुआ टू, लेकिन जब यही हीड वर्ब का काम कर रहा होता है सेंटेंस में, तब ये अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेता। वो सारे वर्ड्स आप अच्छे से जानते हो, कई बार मैं आपको उसकी लिस्ट दिखा चुका हूँ, है ना, ध्यान करना, उस लिस्ट को खोल के देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन कंट्रास्ट टू इट्स केव इन ऑन सिमिलर यूएस थ्रेट्स ओवर द परचेज ऑफ इरानियन ऑयल इन 2019, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव असर्टेड दैट द डील इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज डिफेंसेस एट अ टाइम ऑफ चैलेंजेस ऑन इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंटियर्स। कह रहे बजाय केव इन करने के, देखो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, सुना ही नहीं अमेरिका की बात को, लगा ले सैंक्शन। कह रहे बजाय इन कंट्रास्ट टू इसके, उस केविन के, उस सरेंडर के, केविन देख चुके हो ना, सरेंडर के, और किस पे, इसी प्रकार की अमेरिका की धमकियों पे, थ्रेट्स पे जो थी परचेज को लेके, जो थी
जो है खरीद को लेके ईरान के ऑयल को 2019 में जो आई थी। कह रहे बजाय उन सारे के सारे सरेंडर के, हमने 2019 में बढ़िया अच्छे से सरेंडर किया अमेरिका के सामने, ईरान से एक पैसे का ऑयल भी लेना बंद कर दिया। कह रहे उनके बजाय सरकारी ऑफिशियल्स ने ये असर्ट कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि ये जो डील है ना, ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है इंडिया के डिफेंसेस का, एक ऐसे वक्त पे जो है चुनौतियों का, चैलेंजेस का, हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, दोनों ही बॉर्डर्स पे, ईस्ट और वेस्ट में। समझ गए? तो इंडिया ने ईरान के मामले में तो अमेरिका की बात मान ली, सोचा कि चलो सैंक्शन नहीं लगवाते हैं, ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर देते हैं। लेकिन जब रशिया की बात आई और इस डिफेंस सिस्टम की बात आई, हमारे ऑफिशियल ने ये बोला ये तो हम लेके ही मानेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना और पाकिस्तान का। चलिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वर्ब है हैव असर्टेड। असर्ट का मतलब होता है जोर दे के कहना। डील की वर्ब है इज। केव इन का मतलब सरेंडर, यील्डिंग है ना, गिविंग इन, गिविंग अप, गिविंग आउट, केव इन करना। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब बिल्कुल उल्टा। और आगे बढ़ते हैं। करें इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एडवांस पेमेंट्स फॉर द S-400 फ्रॉम US स्ट्रिक्चर्स, इंडिया एंड रशिया कंडक्टेड देयर ट्रांसफर थ्रू अ रूबल सिस्टम। कह रहा है ऐसा करने के लिए, इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, और क्या वो मकसद था प्रोटेक्ट करने का एडवांस पेमेंट को, इस S-400 को US के स्क्रिप्चर से। अब ये स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? स्क्रिप्चर होता है क्रिटिसिज्म, बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म। तो अपने पूरी डील को अमेरिका के आलोचना से बचाने के लिए इंडिया और रशिया ने कॉन्डक्ट किया सारी की सारी ट्रांसफ़र को रूबल सिस्टम के अंदर। डॉलर को हमने बीच में डाला ही नहीं, अमेरिका को बीच में डाला ही नहीं, रुपी देंगे, रूबल लेंगे, इस तरीके से पूरा काम किया है। समझ गए? इंडिया और रशिया की वर्ब है कंडक्टेड। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किस मकसद से कौन सा काम किया गया है। अब ध्यान देना, इन ऑर्डर टू इसकी जगह पे सो एज टू, इन अ बिड टू और विद अ व्यू टू भी रख सकते थे। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ये भी ठीक है, सो एज टू प्रोटेक्ट ये भी ठीक है, इन अ बिड टू प्रोटेक्ट ये भी ठीक है, और विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट ये गलत है। विद अ व्यू टू रख तो देते, मीनिंग तो वही रहता, लेकिन वो अपने बाद में जीरण लेता है। तो विद अ व्यू टू प्रोटेक्टिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे रखनी पड़ती। चारों का मतलब एक ही है, लेकिन चारों ट्रीट कैसे किए जाएंगे इसको आपको ध्यान से समझना है। बढ़े आगे। ये सारे वर्ड जब आप देखते हो आप परेशान होते हो, ये क्या क्या नया नया आ रहा है। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम है भाई, एक बार एक को सीख लो और चारों को दिमाग में बिठा लो। चलिए, कह रहा है विद द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम नाउ डिलीवर्ड एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट डिलीवरी लाइकली टू कंप्लीटेड बाय डिसंबर एंड द डाई इज कास्ट। कह रहा है विद के साथ ही, किसके भाई? पहला जो पार्ट है पूरे सिस्टम का अब डिलीवर हो चुका है, उसके डिलीवर होने के साथ ही। और जो हमारी पहली जो स्क्वाड्रन डिलीवरी है, पूरी स्क्वाड्रन को एक डिलीवरी मिलेगी S-400 को, पूरी बटालियन को, जो लाइकली है कंप्लीट होने को दिसंबर एंड तक। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के साथ ही पार्ट आ गए हैं और पहला पूरा जो है दिसंबर एंड तक हमें मिल जाएगा। कह रहे हैं डाई इज कास्ट। डाई इज कास्ट एक इडियम होती है, इसका मतलब है पासा चला जा चुका है। डाई मतलब पासा है ना, डाइस को डाई बोल दिया इन्होंने। इज मतलब है और कास्ट मतलब फेंका गया, तो पासा फेंका जा चुका है, जो होना था वो हो चुका है। समझ गए? अब कोई भी सैंक्शन लगना नहीं लगना इंडिया के हाथ में नहीं बचा है। चलिए, सेंटेंस में देखने वाली चीज़, सेंटेंस में एक एरर है, टू बी कंप्लीटेड होना चाहिए। डिलीवरी टू बी कंप्लीटेड है, लाइकली टू बी कंप्लीटेड। टू कंप्लीट नहीं है, टू कंप्लीटेड तो हो ही नहीं सकता, टू के बाद में बेस फॉर्म आती है। ये एक्चुअली मैं रात को 1:30 बजे जब आर्टिकल आता है वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनकी वेबसाइट से, है ना। सुबह में ये सही भी कर देते हैं, शायद आज के द हिंदू के एडिटोरियल में इसकी गलती को इन्होंने, एरर को सही कर दिया होगा। टू बी कंप्लीटेड लिखना था, बीच में बी छोड़ दिया था रात में। बड़े आगे, डाई की वर्ब है इज। कह रहे थे बताना सुबह वाले में सही किया इन्होंने कि नहीं किया, है ना। कह रहे थे US हैज़ अ चॉइस नॉट टू अलाउ द S-400 डिलीवरी टू टर्न इनटू ए शोडाउन विद इंडिया। कह रहे अमेरिका के पास एक चॉइस है, एक विकल्प है, नहीं अलाउ करने का S-400 की डिलीवरी को, और किसमें बदल देने में, एक शो डाउन के साथ, एक तमाशे के साथ, एक कॉन्फ्रंटेशन फेस ऑफ के साथ, इंडिया के साथ। समझ गए ना। तो पूरी चॉइस अमेरिका के पास की, इस बात पे आंखें मूंद ले S-400 के ऊपर इंडिया के साथ में तमाशा ना करे, शो डाउन ना करे। US की वर्ब हैज़, टू अलाउ एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव कभी भी नोट से डिवाइड नहीं होता, तो अगर आपको नोट लगाना है इन्फिनेटिव के लिए, टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म के लिए, तो नोट को टू से पहले लगाएं, ना कि टू के बाद में। तो टू नोट अलाउ ना लिखो, नोट टू अलाउ आप ऐसा लिखोगे। शो डाउन आप जान गए हो, कन्फ्रंटेशन, क्लैश, फेस ऑफ, तमाशा। कह रहा था US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ बीन ऑथराइज्ड बाय द कांग्रेस टू वेव सैंक्शंस इफ द वेवर इज फाउंड टू बी एन अमेरिकन वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और दैट इंडिया वुड रिड्यूस
इट्स फ्यूचर डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपनरी। अब कह रहा है अमेरिका के पास चॉइस है क्या। अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ना उसको ऑथोराइज कर दिया गया है, उसके पास पावर है, अथॉरिटी है कांग्रेस के जरिए क्या कि वो वेव कर सकता है सैंक्शंस को, वो इन सैंक्शंस को माफ़ कर सकता है, रिलीफ दे सकता है। अगर ये फेवर पाया इज़ फाउंड टू बी पाया जाता है, ये वेवर ये माफ़ी पाई जाती है होने में अमेरिका के वाइटल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के, अमेरिका की भलाई में पाई जाता है ना वेवर, तो वो वेवर को कर सकता है अगर वो अमेरिका की भलाई में उसको लगे, और या फिर ये चीज़ उसको लगे कि इंडिया जो है रिड्यूस करेगा अपने आने वाले वक्त में जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है रशियन वेपनरी पे, रशिया के हथियारों पे। तो दोनों में से कोई भी चीज़ अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को लगे तो उसके पास ये पावर है, वो कह दे कि ये S-400 के लिए इंडिया को नहीं सैंक्शन लगाने। समझ गए। बाइडन की वर्ब है हैज़ बीन ऑथराइज्ड, वेवर की वर्ब है इज फाउंड पैसिव वॉइस में, इंडिया की वर्ब है वुड रिड्यूस, विल की जगह वुड लगाया गया, इसका मतलब है फ्यूचर आपका बहुत लाइकली नहीं है। इंडिया विल रिड्यूस नहीं, इंडिया वुड रिड्यूस, इंडिया रिड्यूस कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। डिपेंडेंस, रिलायंस, निर्भरता है ना, इन दोनों के बाद में ऑन लगा के बताएं जिस चीज़ पे आप डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंस ऑन, रिलायंस ऑन। बढ़े आगे। बहुत ही सिंपल प्यारा सा आर्टिकल है आज का। प्रेसिडेंट के आगे द नहीं लगाया क्योंकि जो बाइडन प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया गया है। अगर जो बाइडन यहाँ ना लिखा होता तो हमें लिखना होता द US प्रेसिडेंट, लेकिन जैसे इसका बंदे का नाम आ गया ना, अब आपको टाइटल के आगे द को नहीं लगाना। कह रहा while it is unlikely India would give assurances on the latter, it is easy to argue as many US Congress representatives have done in a proposed amendment to CAATSA that India is a prized US partner of the Quad, the Indo-Pacific and in countering China। कह रहा जहाँ ये चीज़ अनलाइकली है, बिल्कुल भी संभावित नहीं है। क्या चीज़ भाई कि इंडिया वुड गिव, इंडिया दे सकता है अश्योरेंसेस को, गारंटी को बाद वाली चीज़ पे। बाद वाली चीज़ कौन सी? पहले वाली चीज़ थी कि सैंक्शन अमेरिका के इंटरेस्ट में है वेवर, बाद वाली चीज़ थी कि इंडिया रशिया से नाता तोड़ेगा। कह रहे जहाँ ये बहुत ही असंभावित, बिना संभावना वाली बात है, अनलाइकली है, इम्पॉसिबल है कि इंडिया बाद वाली चीज़ पे कोई एश्योरेंस देगा कि हम रशिया से नाता तोड़ेंगे। ऑन द लेटर, लेटर मतलब बाद वाला। कह रहे वहीं ये बड़ा इजी टू आर्ग्यू है, इस चीज़ पे बड़ा आसानी से आर्ग्यू किया जा सकता है, जैसा कि बहुत सारे यूएस के कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव कर भी चुके हैं एक प्रपोज अमेंडमेंट में, एक ऐसे सुधार में, संशोधन में जो काटसा में लगा है। आर्ग्यू ये किया जा सकता है दैट ये कि इंडिया एक रिस्पेक्टेड यूएस पार्टनर है, प्राइज्ड यूएस पार्टनर है, रिस्पेक्टेड प्राइस वैल्यूड है ना, यूएस पार्टनर है। और किसका? क्वाड का, इंडो पैसिफिक का, और काउंटर करने का जो काम है, जवाब देने का जो काम है चाइना का। समझ गए ना। तो इंडिया ये तो कभी नहीं मानेगा कि रशिया से नहीं लेंगे, अपना 70% मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से आया हुआ है, अपने रशिया से 50 साल जो है नाता तोड़ ही नहीं सकते, तो इंडिया कभी नहीं मानेगा। लेकिन इस चीज़ को हम जरूर मान सकते हैं, जैसा अमेरिका में कई लॉ मेकर्स भी मान चुके हैं, वहाँ की कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव भी कह चुके हैं कि इंडिया और अमेरिका जो है प्राइज्ड यूएस पार्टनर्स हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही कीमती दोस्त हैं, क्वाड के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर और चाइना के साथ में लड़ाई करने के अंदर। इट की वर्ब है इज, इंडिया की वर्ब है वुड गिव, अश्योरेंस का मतलब होता है गारंटी, भरोसा, लेटर मतलब बाद वाला, इस इट की वर्ब है इज, कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव की वर्ब है हैव डन, इंडिया की वर्ब है इज, प्राइज का मतलब होता है वैल्यूड, रिस्पेक्टेड, इन्फ्लुएंशियल, क्वाड आप जानते हैं ग्रुप का नाम है, काउंटर करना मतलब जवाब देना। थोड़ा लंबा सेंटेंस है लेकिन आसान है, आ जाओ। कह रहा सैंक्शंस विल कोज अ रिफ्ट इन इंडिया यूएस टाइज एंड कुड स्पर इंडिया टुवर्ड्स रशिया। कह रहा फिर भी सैंक्शंस लगे तो ये कोज करेंगे खाई को, अमेरिका और यूएस के रिश्तों में, रिफ्ट को है ना, क्लेवेज को, खाई को या रिफ्ट को कोज करेंगे। और ये स्पर भी कर सकते हैं, ये पुश भी कर सकते हैं, ये भड़का भी सकते हैं इंडिया को रशिया की तरफ। तो अगर आप इंडिया को सैंक्शंस लगा रहे हो तो इंडिया के दोस्त तो नहीं हो, फिर इंडिया रशिया से ही दोस्ती निभा लेगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है इन सैंक्शंस की वजह से। सैंक्शंस की वर्ब है विल कोज, सैंक्शन की वर्ब है कुड स्पर। अब ये पढ़ते पढ़ते ध्यान रखना, आपको आरसी का जो क्वेश्चन पढ़ा था आपने शुरू में, एक बार जाके उसको फिर से देख लो, उस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व करना है आपको। पढ़ते हुए क्वेश्चन देख लो और पढ़ते पढ़ते देखो उसका क्लू आपको कहाँ मिला है। कह रहा अबव ऑल द यूएस मस्ट रिकॉग्नाइज दैट इट्स यूनिलेटरल सैंक्शंस विच आर नॉट द यूएन इंडोस्ड अंडरमाइन द मल्टीलेटरल सिस्टम। कह रहे सब चीज़ों से ऊपर, ये सब तामझाम हम समझ गए, लड़ाई हो जाएगी, दोनों दोस्त रूठ जाएंगे, रशिया से दोस्ती हो जाएगी, कह रहे सब चीज़ें छोड़ो।
अमेरिका को इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि इसके जो एक तरफा सैंक्शन होते हैं ना, यूनिलेटरल, सामने वाली कंट्री से कोई बात ही नहीं करता है, घर पे बैठे बैठे बोल देता है टीवी पे तुम्हारे ऊपर लगा दी प्रतिबंध आज से। तो इसके जो यूनिलेटरल सैंक्शन होते हैं ना, जो कि ना केवल यूएन एंडोर्स्ड है, उनके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई एंडोर्समेंट है ही नहीं। कह रहा है ये अंडरमाइन करते हैं, ये कमज़ोर बनाते हैं वैश्विक मल्टीलेटरल सिस्टम को, बहुआयामी सिस्टम को। जो अमेरिका ये करता है ये दादागिरी जैसा है, दुनिया भर का सिस्टम खराब करता है अपने घर से बैठे बैठे सैंक्शन लगा करके। यूएस की वर्ब है मस्ट रिकॉग्नाइज, सैंक्शंस की वर्ब है अंडरमाइन, विच की वर्ब है आर। ठीक है, अंडरमाइन मतलब कमज़ोर बनाना। यूनिलेटरल मल्टीलेटरल वर्ड्स आप जानते हो ना, यूनो मतलब एक, लेटरल मतलब पहलू, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, एक पहलू वाला, बायलेटरल मतलब जिसके दो पहलू हों, है ना, मल्टीलेटरल मतलब जिसके कई पहलू हों, कई तरफ हों। तो मल्टीलेटरल मतलब वैश्विक, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा, बायलेटरल मतलब दो देशों के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में। तो ये दोनों वर्ड्स देख लेना, यूनिलेटरल, मल्टीलेटरल। कह रहा है द सब्जेक्टिव एंड विम्सिकल मैनर इन विच दीज सैंक्शंस आर यूज्ड, विदड्रॉन एंड देन रीइम्पोज्ड अगेन ईरान, फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन दैम। कह रहा है वो वाला सब्जेक्टिव और विम्सिकल मैनर, विम्सिकल बता दिया ना मैंने आपको, मूडी, एक्सेंट्रिक, अजीब सा, अजीब व गरीब, और सब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्टिव ना हो, जो बायस्ड हो, सब्जेक्टिव मतलब बायस समझ लो, है ना। कह रहे वो बायस्ड और मूडी तरीका जिसके अंदर ये सैंक्शन जो हैं यूज़ किए गए थे, फिर हटाए गए थे और फिर से लगाए गए थे ईरान के खिलाफ। एग्जाम्पल के लिए कह रहे ये मैनर जो है ना इंस्पायर कॉन्फिडेंस नहीं करता है उनमें। इस तरीके को देख के लगता है ये मैनर्स तो फर्जी हैं, कभी भी किसी पे लग जाते हैं, ये सैंक्शंस तो फर्जी हैं, कभी भी किसी पे लग जाते हैं और कभी भी हटा दिए जाते हैं। जब आप बार बार ऐसे बच्चों वाले काम करते हो तो आपके सैंक्शंस पे कौन विश्वास करेगा, है ना। मैनर की वर्ब होगी डू नॉट इंस्पायर। जैसे ही आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे आपको पता लगेगा मैनर को सिंगुलर वर्ब देनी चाहिए, डज नॉट इंस्पायर लिखा होना चाहिए। समझ गए ना, डज नॉट इंस्पायर आएगा ना मैनर के लिए, पर डू नॉट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा करो। सैंक्शंस की वर्ब होगी वर यूज्ड, विदड्रॉन और रीइम्पोज्ड। तीन वर्ब जुड़ी हुई हैं कोमा और एंड से। चलिए आगे बढ़े। इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ में भरोसा जगाना। ये गलती है, टेक्निकल है ना, मैनर के लिए डज नॉट इंस्पायर आना चाहिए था। कह रहा फॉर इंडिया एक्सीडिंग टू सच सैंक्शंस अमाउंट्स टू बिकमिंग अ पार्टी टू अ बायलैटरल डिस्प्यूट एंड चेंज चैलेंजेस द नेशंस प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेनिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। कह रहा है इंडिया के लिए एक्सीड करने का जो काम है, जो हथियार डालने का जो काम है, अग्री कर देने का जो काम है, ऐसे सैंक्शंस के सामने वो अमाउंट टू होता है, वो इक्वल टू होता है बन जाने की एक पार्टी एक बायलैटरल डिस्प्यूट में। जैसे ही इंडिया जो है ये सैंक्शन मान लेगा ना, तो इंडिया रशिया और अमेरिका की लड़ाई के बीच में फंस जाएगा। ये मानने का सीधा सीधा मतलब जो है वो यही है। और कह रहा है ये बात जो है एक्सीड करने की, ये चैलेंज भी करती है हमारे उस प्रिंसिपल को, देश के उस रूब्रिक को जो है सोवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जो है संप्रभुता का, सोवरेनिटी का, और स्ट्रेटेजी के तौर पे ऑटोनॉमी का, आत्मनिर्भरता का। तो अभी तक हम अपने हिसाब से अपना देखते हैं विदेश नीति को, अब अमेरिका देखेगा हमारी विदेश नीति, है ना, किससे आपने क्या खरीदा तो कितने सैंक्शन आप पे लगाए जाएं। तो ऐसा हो जाएगा इंडिया के साथ, जैसे इंडिया हथियार डाल देगा इन सैंक्शंस के सामने। समझ गए। एक्सीडिंग टू जीरंड है, इसकी वर्ब है दो, अमाउंट्स टू और चैलेंजेस। जीरंड हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म या इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बन के आ जाए, सिंगुलर वर्ब को ही लेते हैं। तो अमाउंट्स टू लिखा है और चैलेंजेस लिखा है। अमाउंट्स टू आप जानते हैं किसी चीज़ का किसी के बराबर होना। हमारी $500 की इन्वेस्टमेंट बराबर हो गई है 1 मिलियन के आज। $500 इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू 1 मिलियन टुडे। चलिए ऑटोनॉमी, ऑटार्की, इंडिपेंडेंस, रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, आपकी आत्मनिर्भरता को बोलते हैं ऑटोनॉमी। चलिए कह रहे रादर देन ट्राइंग टू रीजन विद द यूएस फॉर एन एक्सेप्शनल वेवर टू इट्स डोमेस्टिक लॉ, न्यू दिल्ली मस्ट मेक इट क्लियर टू वॉशिंगटन दैट द लॉ शुड बी अबैंडन्ड as it negates the very rule-based international order that is the foundation of the India-US Global Strategic Partnership। लास्ट में है इंडिया के लिए सलाह। कह रहे बजाय कोशिश करने के कि रीज़न करे, अपना रीज़न रखे, लॉजिक दे, और किसके साथ, अमेरिका के साथ, बजाय उसके साथ बहस करने के, अपना लॉजिक, अपनी बात रखने के, कह रहे बजाय इसके, और किसके लिए, एक खास राहत के लिए, छूट के लिए, वेवर के लिए इस अमेरिका के डोमेस्टिक लॉज में। तो कह रहे बिल्कुल भी उसके आगे अपने को बातचीत नहीं करनी है कि ये लगाओ ना लगाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। बजाय इसके नई दिल्ली को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए, मोदी जी को ये बात, अमेरिका को, वाशिंगटन को, दैट वो ये कि आपका जो वाहियात सा लॉ है, सैंक्शन वाला, काटसा वाला, ये शुड बी अबैंडन्ड, इसको आप अबैंडन करो।
कह रहा है क्योंकि ये लॉ जो है ये निगेट करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपोज करता है उसी खास उसी खास रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को, रूल्स पे चलने वाले वैश्विक पूरे जो है सिस्टम को, जो कि फाउंडेशन है, आधार है इंडिया और अमेरिका के वैश्विक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। तो अगर आप पार्टनरशिप हमसे कर रहे हो, रूल बेस्ड ऑर्डर बना रहे हो, दोनों डेमोक्रेसियाँ साथ में आ रही हैं, तो आपका ये लॉ जो है इस पूरे मामले को निगेट करता है, अपोज करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे इस लॉ पे, हम तो ये बोलेंगे इसको अबैंडन करो, इसको नाली में फेंक दो। समझ गए? ये करना चाहिए इंडिया को। ये आर्टिकल लगता है इंडिया अमेरिका की लड़ाई करवा के ही मानेगा, वैसे तो नहीं हो रही। इंडिया की वर्ब है दिल्ली की मस्ट टेक, लॉ की वर्ब है शुड बी अबैंडेंड, इट की वर्ब है निगेट्स, निगेट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, अपोज करना, दैट की वर्ब है इस। फाउंडेशन मतलब आधार है ना, बेसिस, बेडरॉक। सेंटेंस में देखने वाली एक चीज़ है रादर देन और इंस्टेड ऑफ, दो आपको एक कंजंक्शन और एक प्रीपोजिशन मिलेगी। जनरली रादर देन के बाद आप प्रेफर करें वर्ब की बेस फॉर्म को, और इंस्टेड ऑफ के बाद प्रेफर करें आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। दोनों का मतलब एक ही है, बजाए। रादर देन मतलब बजाए, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाए। लेकिन अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी थी तो यहाँ पे यूज़ करते इंस्टेड ऑफ को, और अगर रादर देन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे बेस फॉर्म लगाओ, ट्राई लिखो, आईएनजी को निकालो। प्रीफर किया जाता है इसके साथ, वी की आईएनजी गलत नहीं होती, लेकिन बेस फॉर्म प्रीफर की जाती है रादर देन के साथ। चलिए रैप अप करेंगे यहीं पे अपने सेशन को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, मेरे को तो बहुत आसान लगा। जिसको आपको मुश्किल लगा हो, अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा पूरा पढ़ने के बाद। ये आपका क्विज़ है आज का, 5 क्वेश्चंस हैं। थोड़ी हिंट मैं दे देता हूँ, कुछ एक करवा देता हूँ। ये थ्रो इन द हैट तो आपको खुद ही बताना है, मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा। थ्रो इन द हैट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के कि चारों में से कौन सा वर्ड मैं यहाँ पे लगाऊँ। अंडरगर्ड, अंडरमाइन, अंडरलाइन और अंडरस्कोर, चारों वर्ड का मीनिंग आपको समझा चुका हूँ। सेंटेंस को पढ़ो और अपने हिसाब से बताओ क्या यहाँ पे लगाया जा सकता है। सेकंड और थर्ड, इनमें 2 एरर्स मिलेंगी आपको। एक तो टेंस चेक कर लेना सेंटेंस में क्या सही है, जो भी टेंस लगा है क्या वो सही है, और दूसरा चेक कर लेना भाई साहब इन अ बिड टू, इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों को यूज़ कर लेना, दोनों को चेक कर लेना, टेंस कैसा है वो सही है, और इन अ बिड टू क्या वो सही है गलत है, कैसे यूज़ हुआ है। फर्स्ट वाला मैं आपको करवा देता हूँ। इससे पूछा गया आपको कि प्रपोर्टेड ऑब्जेक्टिव क्या था कार्ड्स एक्ट का, जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया कांग्रेस के द्वारा, इसका सही ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रपोर्टेड मतलब कथित तौर पे क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो 4 ऑप्शन है अपने पास, ध्यान से पढ़ो। इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, तीनों देशों पे इकोनॉमिक सैंक्शंस को लगाना, बिल्कुल भी नहीं। इसका काम सैंक्शन लगाना रशिया, ईरान या चाइना पे नहीं है, या नॉर्थ कोरिया पे नहीं है। इसका काम है उन लोगों पे सैंक्शन लगाना जो इनके साथ में डिफेंस डील करते हैं। तो कहने का मतलब है इन पे सैंक्शन नहीं लग रहा, तो एक ही बात नहीं हो रही। सेकंड में, प्रेशराइजिंग ईरान टू अबाइड बाय द न्यूक्लियर डील एंड गिव अप इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान को प्रेशर में लाना कि वो न्यूक्लियर डील को फॉलो करे और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा था, सेकंड भी नहीं है। एनहांसिंग टेक्निकल सपोर्ट विद इंडिया, अ प्राइज यूएस एंड क्वाड मेंबर एंड काउंटरिंग चाइना इन्फ्लुएंस इन एशिया पैसिफिक। ये अगर आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो चीज़ों को, तो ये आपको सही लगेगा। आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया से टेक्निकल सपोर्ट तो है, लेकिन सैंक्शंस की वजह से वो खराब होता जा रहा है। इस सपोर्ट को बनाने के लिए नहीं लगाए गए सैंक्शन से ये सपोर्ट खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब है सी तो बिल्कुल उल्टी ही बात कर रहा है। डी क्या कह रहा है, वही बात बोल रहा है, स्लैपिंग पेनल्टीज ऑन द नेशंस इंगेजिंग इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स विद यूएस एडवर्सरीज सच एज कोरिया एंड रशिया। कह रहे स्लैप करना पेनल्टी को उन देशों पे जो इंगेज करती हैं मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट में अमेरिका के दुश्मनों के साथ, जैसे कि पहला दुश्मन नॉर्थ कोरिया और रशिया। बिल्कुल सही बात है, अगर इनसे कुछ खरीदते हो, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये सैंक्शन लगाएगा कार्डसा नाम का एक्ट, यही इसका प्रपोर्टेड ऑब्जेक्टिव है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब है डी आपका आंसर यहाँ पे हो गया। चलिए मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। ये नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटिंग टू एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप मेरी टीम को बता सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।